एक बच्ची के बाप ने किया दूसरी मासूम बच्ची का निर्दयता से कत्ल। कंट्रोल रूम पर पहुंची पुलिस ने किया खुलासा। उज्जैन जिले के भाट पचलाना थाना अंतर्गत ग्राम खेड़ावत से पिछले शनिवार को लापता हुई 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करते हुए बताया कि 2 जुलाई को सुबह जब बच्ची की दादी मंदिर गई थी और दादा दुकान गए थे, उसी समय ग्राम खेड़ावदा निवासी एक व्यक्ति चोरी के इरादे से घर में घुसा तो नाबालिग बच्ची उसे घर में दिखाई दी। उसने बच्ची के साथ हाथापाई की और दुष्कर्म का प्रयास किया। बच्ची द्वारा विरोध करने पर कपड़े से उसका गला घोट दिया और उसकी हत्या कर दी। उसके बाद लाश को घर की ऊपरी मंजिल पर सोयाबीन से भरे बोरे के बीच में छुपा दिया और घर की छत से कूदकर फरार हो गया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए हत्या का प्रकरण दर्ज कर छानबीन शुरू की गई। एसपी सत्येंद्र शुक्ल ने बताया कि बच्ची के घर के आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि घटना के वक्त गांव के ही एक व्यक्ति को घर के आसपास घूमते हुए देखा गया था। पुलिस द्वारा घटना के समय के सीसीटीवी फुटेज भी देखे तो पता चला कि घटना के समय घर के आसपास यही युवक घूम रहा था। पुलिस ने सबूतों के आधार पर उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार किया तो पूछताछ के बाद उसने अपना जुर्म कबूल किया। आरोपी ने बताया कि वो चोरी की नियत से घर में घुसा था, लेकिन बच्चे सामने दिख गई और उससे हाथापाई होने लगी, फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि युवक का बच्ची के नाना की दुकान पर आना जाना है, इस कारण परिचित भी है। युवक शादीशुदा है और उसकी भी एक बच्ची है। पुलिस मामले के बाद अब आरोपी को न्यायालय में पेश करेगी। 2 तारीख को भाट पचलाना थाने के खेड़ावदा गांव की घटना है। एक बालिका जिसके घूमने की रिपोर्ट परिजनों ने की थी और उसके बाद जब उसकी तलाश की गई तो परिजनों को वो बालिका अपने घर के ही एक कमरे में मिली थी। इस आधार पर जब पुलिस की टीम को वहां पहुंची और पूरा मुआयना किया तो जिस अवस्था में लड़की थी उससे निश्चित तौर पर एक सेक्सुअल असॉल्ट विथ मर्डर की संभावना बनी थी। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए एडिशनल एसपी श्री आकाश भूरिया, एसडीओपी पुष्पा प्रजापति और टीआई संजय वर्मा और हमारी एफएसएल टीम और जो हमारी टेक्निकल टीम है उनको तत्काल मौके पर रवाना किया गया। मैंने खुद वहां जाकर जब देखा तो ये स्पष्ट हुआ कि घटना 9 से लेकर 9:27 के दौरान हुई है। इन 27 मिनट के स्लॉट में कौन व्यक्ति वहां आ सकते हैं, इस आधार पर हमने पूछताछ प्रारंभ की और इसमें हमारे पास लगभग 5 से 6 संदेही सामने आए। घटना का जो एग्जिट रूट था उससे भी स्पष्ट था कि आरोपी को कहीं न कहीं कुछ चोट की संभावना है। इस आधार पर हमारा जो आरोपी अभी जो मिला है उससे जब पूछताछ प्रारंभ करनी शुरू की तो उसने घटना स्वीकार की और ये पहले उनके यहाँ मजदूरी का भी काम किया करता था और जानता था उसकी जो उनके मतलब के नाना है उसके साथ उनके यहाँ काफ़ी काम किया। अभी भी किसी एक मेड़ के काम को लेकर उनके पास पहुंचा था और चूंकि उसको उस पूरा पैटर्न मालूम था कि 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में ये घर में सुना रहता है, तो गया और उसके बाद लड़की जैसे ही सामने आई तो उसके साथ इस तरह का घटनाक्रम किया। उसने पूरी घटना को स्वीकार किया है। हम पूरी वैज्ञानिक साक्ष्य और जो तकनीकी साक्ष्य एकत्र कर रहे हैं और इस प्रकरण को पूरा फास्ट ट्रैक में ले जाएंगे और चिन्हित अपराध की श्रेणी में ले जाएंगे और कोशिश करेंगे इस वजह इस प्रकरण का जल्दी ही न्यायालय से निराकरण करके आरोपी को सजा दिलाया जा सके। पूरी पेंशन मिलने पर पेंशनर्स दबाएंगे नोटा का बटन। पेंशन बढ़ाने के लिए उज्जैन के टावर चौराहा पर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज किया। जिले में लगभग 40,000 पेंशनर हैं जो लंबे समय से सरकार से मांग कर रहे हैं। 6 जुलाई को होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के मतदान में सभी पेंशनर्स ने नोटा का बटन दबाने का निर्णय लिया है। यदि सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो विधानसभा चुनाव में भी सरकार का विरोध करेंगे। इस संबंध में सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अपने घरों के बाहर भी चुनाव का बहिष्कार करने के पोस्टर चस्पा किए हैं। डीएस धवन, जिला चिकित्सालय उज्जैन से 1 साल पहले रिटायरमेंट हो चुका हूँ। मध्य प्रदेश शासन कमलनाथ सरकार ने पहले 4% डीए घोषित कर दिया था, फिर उसके बाद शिवराज सरकार आई, मध्य प्रदेश शासन ने उसको कैंसिल कर दिया और हम लोग परेशान हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई पर काबू नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई पैसा खर्च हो रहा है और हमारा पेट्रोल डीजल को रिक्शा लग रहा है। जब तक डीए नहीं बढ़ाएगा तो हम वोट नहीं देंगे। बहुत अच्छा प्रयास है और इसके लिए सभी को साथ देना चाहिए। पूरे भारत में 34% महंगाई भत्ता मिलता है। मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहाँ 17% मिल रहा है, आधा। एक किस्त और आ गई है बाकी केंद्र की। तो पेंशनर के बारे में हमारे मुख्यमंत्री जी विचार नहीं कर रहे हैं, तो ध्यान आकर्षित करने के लिए हमारे पेंशनर संघर्ष समिति ने जारी किए हैं, हम उसका मेंबर हैं।
नगर निगम चुनाव में मतदान के लिए सारी तैयारियां पूरी हो गई है। मंगलवार की सुबह इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर के स्ट्रांग रूम का ताला खोला गया। यहां से 568 मतदान केंद्रों के लिए मतदान दलों को रवाना किया गया। बुधवार सुबह 7 बजे से उज्जैन शहर में और बड़नगर में मतदान की शुरुआत हो जाएगी। उज्जैन में 568 और बड़नगर में 37 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उज्जैन के 568 मतदान केंद्रों में से 121 मतदान केंद्र संवेदनशील मतदान केंद्र के रूप में चिन्हित किए गए हैं। शहर के 54 वार्डों के सभी मतदान केंद्रों को 67 सेक्टर में बांटा गया है। बड़नगर के 18 वार्डों के लिए कुल 37 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 11 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। उज्जैन के 2,30,879 पुरुष और 2,30,177 महिला और 47 थर्ड जेंडर सहित कुल 4,61,103 मतदाता 7 साल बाद नई सरकार चुनेंगे। एसपी ने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव की सभी तैयारियां पूरी हो गई है। प्रशासन ने मतदान केंद्रों पर उचित व्यवस्था की है। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी व्यापक व्यवस्था की है। प्रत्येक बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। नगरीय निकाय का प्रथम चरण कल है, जिसमें उज्जैन नगर निगम और नगर पालिका परिषद बड़नगर के चुनाव है। 568 पोलिंग स्टेशन यहाँ है और 37 पोलिंग स्टेशन बड़नगर में है। हमने पूरे पुलिस प्रबंध किए हैं। प्रत्येक संवेदनशील पोलिंग स्टेशन पर 3 पुलिसकर्मी और प्रत्येक सामान्य पोलिंग स्टेशन पर 2 पुलिसकर्मी हैं। इसके अलावा हमारी जो 73 पुलिस मोबाइल भी काम करेंगी। इनके क्षेत्र में लगभग 8 से 10 पोलिंग स्टेशन आएंगे। ये लगातार भ्रमण करती रहेगी और इसके तीसरा लेयर जो हमारे राजपत्रित अधिकारियों का और हम लोगों का है, वो भी टीमें लगातार काम करती चलेंगी। स्ट्राइकिंग रिजर्व के रूप में हमने 3 टीमें बना के रखी हैं। किसी भी अपरिहार्य स्थिति में उनको उपयोग किया जा सकता है और पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है और कल शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव हो, इसके लिए पुलिस की पूरी तैयारियां। नगर निगम निर्वाचन क्षेत्र में कुल 568 मतदान केंद्र हैं, जिनके लिए आज सामग्री वितरण का काम किया जा रहा है। लगभग 2200 से अधिक कर्मचारी अधिकारी जो है मतदान दलों में लगे हुए हैं, जो कि कल निर्वाचन संपन्न कराएंगे। इनको आज सामग्री वितरण का काम कर रहे हैं और लगभग 2 बजे तक सभी दल जो है अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच जाएंगे। उज्जैन के वेदनगर में रहने वाले गुलशन पिता रोशन कौशल निजी बैंक में फाइनेंस का काम करते हैं। गुलशन शनिवार शाम ग्राम हरसोदन में अपने खेत पर गए थे, जहां उन्हें घायल अवस्था में एक उल्लू दिखाई दिया। गुलशन ने उसे अपने खेत में रखा और उसकी देखभाल की। सोमवार को गुलशन कौशल ने वन विभाग को उल्लू के बारे में जानकारी दी। वन विभाग की टीम उमेश वर्मा, वन रक्षक और राजेंद्र चौहान स्थायी कर्मी ने मंछामन स्थित पशु चिकित्सक डॉक्टर अरविंद मेथनिया से उल्लू का प्राथमिक ट्रीटमेंट कराया और अपने कब्जे में लिया। आज गुलशन जी के द्वारा मुझे कॉल किया गया था। उसमें उन्होंने बताया कि हमारे पास में एक उल्लू है जो उड़ नहीं पा रहा है। तो मैंने उनको आज यहाँ पे बुलवाया था और वन विभाग के कर्मचारियों को भी सूचना दी। तो वो अभी हम लोगों ने उसका एग्जामिन किया है। आई थिंक है ना, क्या कहते हैं, उसको कोई बाहरी इंजरी नहीं है, लेकिन एक उम्र का एज फैक्टर होने के कारण लग रहा है कि वो उड़ नहीं पा रहा है। मैंने उसका ट्रीटमेंट पूरा लिख दिया है। अब वो वन विभाग को सुपुर्द कर दिया है। आगे वहाँ पे उसका केयर होगी। परसों शनिवार की शाम को मैं रात को 8-1 बजे के आसपास अपने खेत से घर आ रहा था। मैंने गुल्लू को देखा और थोड़ा सा वो चल नहीं पा रहा था। कुछ समय मैंने रुक के उसको कोशिश करी कि क्या दिक्कत है, पर वो जा नहीं पाया। तो मेरे खेत पे एक कमरा बना हुआ था, मैंने वहाँ पे उसको छोड़ दिया कि अगर ठीक हो जाएगा तो ये चला जाएगा। पर कल संडे आया, फिर मैं कल शाम को वापस पूछा मैंने, तो वो गया नहीं। तो फिर मैंने वन विभाग से संपर्क किया और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसको व्यवस्थित जगह पे पहुंचा के उसको कैसा ट्रीटमेंट मिल जाए ताकि वो ठीक होकर स्वस्थ होकर उड़ जाए। चूँकि ये प्रजाति उल्लू की है और इंटरनेशनल मार्केट और नेशनल मार्केट में काले बाजार में इनकी कीमत लाखों करोड़ों रुपए में है। और ये जो उल्लू जो मुझे प्राप्त हुआ है, ये विलुप्त प्रजातियों में से एक उल्लू है। तो इसीलिए मैंने कोशिश की कि इसको जल्द से वन विभाग को प्रदान करूँ और अभी इसके ट्रीटमेंट की कोशिश भी की जा रही है। और जी, वन विभाग को सौंपा गया है। इंदौर रोटरी क्लब ग्रेटर द्वारा खजूरी बाजार के पास जूनी कसेरा बाखल में स्वर्गीय मनीष शर्मा उद्यान में आज वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। अध्यक्ष प्रणीता मोगे, वरिष्ठ पत्रकार समाज सेवी दीपक शर्मा और रोटरी क्लब के मेंबर हर्ष मेहता, विनोद नागर, मनोज जायसवाल, रिंकेश कोरवाल, मिलिंद मोगे, नीता
नागर, संगीता शर्मा, भावना जायसवाल और आकृति शर्मा। क्लब के अध्यक्ष प्रणीता ने बताया कि बीते 2 वर्षों से कोरोना जैसी महामारी से पूरा देश जूझ रहा था। एक एक सांस के लिए ऑक्सीजन की किल्लत का सामना करना पड़ा। हमारे क्लब द्वारा आए दिन वृक्षारोपण के कार्यक्रम हो रहे हैं। एक कदम हरियाली की ओर हमारे इंदौर को हरा भरा बनाने में और आगे के जीवन में कभी ऑक्सीजन की कमी न हो, इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। प्रणीता ने क्लब के द्वारा होने वाली गतिविधियों पर भी प्रकाश डाला। वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा ने बातें साझा की कि इस जगह पर असंवैधानिक तत्वों का कब्जा था। मनीष शर्मा ने काफी जद्दोजहद से इस स्थान को मुक्त कराकर इसे सुंदर हरियाली से लबरेज गार्डन के रूप में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने कहा कि बहुत गौरव की बात है कि इस तरह के आयोजन होना। क्लब के मेंबर हर्ष मेहता, विनोद नागर ने इस गार्डन को लेकर कई बातें साझा की और कहा कि इस गार्डन से हम भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। हमारे मनी भाई की खूबसूरत यादें हैं हमारे साथ। जो एकदम से मेंटेन होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मेरे छोटे ब्रदर जो मनीष शर्मा दुनिया में नहीं है, उन्होंने इसको डेवलप किया था। मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आवारा जो पशु पालक है उनका कब्जा इस जगह पर हो चुका था। उसको बाद में उन्होंने न केवल उनको हटाया बल्कि इस उद्यान को पूरी तरह डेवलप किया। रोटरी क्लब ऑफ इंदौर ग्रेटर का हमारा साथ रहा है, जिन्होंने हर साल यहाँ पर वो पौधारोपण करते हैं। रोटरी क्लब ऑफ इंदौर ग्रेटर से हर साल हमारी कोशिश रहती है कि यहाँ पर एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम जरूर हम लोग सब साथ में मिलकर करें, क्योंकि मनीष भाई हम सबके बहुत करीब थे और आज भी हैं। और यहाँ आके एक भावुक क्षण हो जाता है और उसके साथ साथ एक सुखद अनुभूति होती है इस गार्डन की। जब हरियाली हम देखते हैं और जो हरा भरा है तो निश्चित तौर पे ये लगता है कि आज वो मनीष भाई ऊपर से हम सबको देख रहे हैं, खुश हैं वो इस प्रकल्प से, और हम इसको आगे भी करते रहेंगे। हम रोटरी क्लब इंदौर ग्रेटर से आज हमारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। हमारा 1 तारीख से कार्यकाल शुरू हुआ है और हम आज दूसरा वृक्षारोपण कर रहे हैं। ये 1 तारीख को किया है, आज 3 तारीख को। कोरोना काल से 2 साल से सभी लोग एक एक सांस के लिए जो तरसे हैं, हम सोच रहे हैं कि उस पर्यावरण के लिए हमारा क्लब उसके लिए काम करे और हम हरियाली युक्त इंदौर बनाएं। इंदौर को बेहतर करने के लिए हम गरीब बस्तियों में हम वर्कशॉप लगाएंगे। अभी जैसे राखी आ रही है तो राखी का वर्कशॉप लगाएंगे, फिर गणपति आएंगे तो गणपति का वर्कशॉप लगाएंगे और फिर स्कूल बैग, पुस्तक बुक सब हम बांटेंगे अभी गरीब बच्चों को। हमारे क्लब के द्वारा सभी मेंबर्स इसको डोनेट करते हैं, बुक्स और बैग, और वो हम देने जाएंगे। तो जय हटकेश, जैसा कि विनोद भाई ने बताया यहाँ पे रोटरी क्लब ऑफ इंदौर ग्रेटर से, तो जो हमारे जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम है सतत पूरे जुलाई माह चलता रहता है और करीब 8 से 10 विभिन्न स्थानों पे हम करते हैं। उसमें से एक विशेष स्थान है जैसा कि भावनाएं जुड़ी हुई है और जिन पौधों को बड़ा होते हुए देखते हैं, अभी जैसे आपने वीडियो में भी देखेंगे कि बड़े बड़े पौधे हो गए इतने वर्षों से। पिछले उसमें मनी भाई ने सोचा था, उनके परिवार ने, उनकी श्रीमती जी ने इसको बिल्कुल बच्चों की तरह इनको पाला है और आज हम जो यहाँ पे आनंदित होते हैं कि ताकि और इसमें फले फूले। और इसी गार्डन में आप यकीन करिए इतने सारे कार्यक्रम हमारे हो जाते हैं, स्मॉल गेट टुगेदर हो जाते हैं, तब इतना सुकून देता है ये उन गर्मी के दिनों में। इंदौर में बारातियों का ऐसा जज्बा देखने को मिला जिसमें बारातियों ने त्रिपाल ओढ़कर बारात निकाली। इंदौर में 11 से 2 में हुई जोरदार बारिश के बीच एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिससे इंदौर वासियों के होश उड़ गए। ठीक समय पर बारात निकालने की जिद में एक बारात भरी बरसात में निकलते हुए देखी गई। बारातियों ने तिरपाल ओढ़कर बहते बरसते पानी में बारात निकाल डाली। हद तो तब हो गई जब बैंड वाले ने भी हार नहीं मानी और बरसते पानी में ही जोरदार तरीके से बैंड बजाकर बारात की अगवानी करी। बरसते पानी में बैंड की धुन पर त्रिपाल ओढ़े बाराती जमकर नाचे। बता दें कि इंदौर में इतनी तेज बारिश हुई है कि शहर में अलग अलग नजारे देखने को मिले। इंदौर में आज 11:30 से 2:30 के बीच तेज बारिश हुई जो कि 3.6 इंच दर्ज की गई। इंदौर में अब तक बारिश का कुल आंकड़ा 8.8 इंच पहुंच गया है। तेज बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया है और तेज बहाव से कार तक बहते हुए नजर आई है। पानी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है और काफी देर के लिए यातायात थम गया। बारिश के थमने पर यातायात सामान्य हो सका।
नगरीय निकाय का कल प्रथम चरण बड़ौद में कल होगा मतदान। आगरमालवा जिले के बड़ौद में कल 6 जुलाई को नगरीय निकाय चुनाव होंगे। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक ईवीएम से मतदान होगा। 10,019 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वार्ड पार्षद चुनने के लिए मतदाता मतदान करने वाले हैं। कुल मतदाता में 5,080 पुरुष मतदाता और 4,938 महिला मतदाता और एक अन्य मतदाता शामिल है। नगरीय क्षेत्र बड़ौद के लिए 15 मतदान केंद्र बनाए गए हैं तथा रिजर्व सहित 100 मतदान कर्मी नियुक्त किए गए हैं। मतदाताओं को आयोग द्वारा निहित 20 चिन्हित पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र मतदान के लिए साथ में लाना अनिवार्य है। नगरीय निकाय के प्रथम चरण के निर्वाचन बड़ौद में कल निर्धारित है, कल होना है। इसका समय है सुबह 7 से 5 बजे तक और इसके लिए हमने समस्त पीठासीन और उनके दल को सामग्री दे दी गई और अपने मतदान केंद्र पर पहुंच चुके हैं। शांतिपूर्ण चुनाव हो इसके लिए संपूर्ण व्यवस्था की गई है। बड़नगर तहसील के ग्राम आमला में शासकीय प्राथमिक स्कूल में शिक्षक के साथ मारपीट, पुलिस ने मामला किया दर्ज। बड़नगर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम आमला में शासकीय प्राथमिक स्कूल में पदस्थ शिक्षक महिपाल सिंह गौड़ के साथ आरोपी शुभम गिरी और विवेकानंद गिरी ने मारपीट की। दरअसल मामला ये है कि शिक्षक महिपाल सिंह गौड़ शासकीय प्राथमिक स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे थे, तभी शुभम गिरी और विवेकानंद गिरी नशे की हालत में खिड़की में से ताका झांकी कर रहे थे, जिस पर शिक्षक महिपाल सिंह ने मना किया तो उनके साथ गाली गलौज और मारपीट करने लगे। फिलहाल पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने 353, 223, 294, 34 के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी नशे की हालत में थे। विवेकानंद गिरी स्कूल में आए और वो जबरदस्ती वो मारकूट करने लगे मेरे से। कौन किस विषय में मार? विवेकानंद गिरी और गाली गलौज करने। और कौन से स्कूल में आया थे? प्राथमिक विद्यालय अमला, बालक प्राथमिक विद्यालय। वो ऐसे खिड़की में बहुत देर तक जानता रहा। वो बच्चे पढ़ रहे थे, मैंने कहा बच्चे पढ़ रहे हैं, व्यवधान होता है पढ़ाने में जी। मैंने उसको नकारा बोला, खिड़की लगा दी तो फिर वो अंदर आके ना मेरे सुबह जब्ती कर। ड्यूटी के समय आपके साथ में पूरी घटना? ड्यूटी के कल दिनांक 4/7/2022 को फरियादी सैयद रफीक निवासी गांधी चौक ने थाना कोतवाली में देवराज ठाकुर नाम के युवक द्वारा अपने इंस्टाग्राम आईडी पर आपत्तिजनक पोस्ट डालकर धार्मिक भावनाएं आहत करने संबंधी शिकायत की थी। शिकायत सही पाए जाने पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 308/22 धारा 153A भारतीय दंड विधान का प्रकरण पंजीबद्ध किया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में वर्तमान में इंदौर में रह रहे आरोपी को गिरफ्तार करने हेतु तत्काल टीम का गठन कर इंदौर रवाना किया गया। आरोपी देवराज ठाकुर पिता योगेश ठाकुर उम्र 20 वर्ष निवासी लालबाग वर्तमान निवासी इंदौर को 6 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। बुरहानपुर पुलिस पुनः शहर वासियों से अपने सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल न करने की अपील करती है। पुलिस की स्पेशल साइबर टीम सभी सोशल मीडिया की लगातार निगरानी कर रही है। निर्वाचन आयोग के नियमों का उल्लंघन कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध। आवेदक गणपत चौहान निवासी इकलेरा ने 3 आवेदन पत्र पेश किए। पहले आवेदन में लिखा था कि विरालखेड़ी चौराहा पर लगे विद्युत पोल पर ग्राम पंचायत इकलेरा से सरपंच पद हेतु प्रत्याशी श्रवण हुकम सिंह पाटीदार लेख और श्रवण पाटीदार का रंगीन छायाचित्र और चुनाव चिन्ह ताला चाबी छपा हुआ है और अवैध पोस्टर लगा हुआ है। दूसरे आवेदन में ग्राम इकलेरा में विरालखेड़ी चौराहा पर लगे विद्युत पोल पर जिला पंचायत राजगढ़ वार्ड क्रमांक 14 के पद हेतु प्रत्याशी रामकृष्ण मोहिबे लेख और रामकृष्ण मोहिबे का रंगीन छायाचित्र और चुनाव चिन्ह गाड़ी छपा हुआ है। तीसरे आवेदन में विरालखेड़ी चौराहा ग्राम इकलेरा पर लगे विद्युत पोल पर जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ वार्ड क्रमांक 14 के पद हेतु प्रत्याशी सोनू शर्मा ओम प्रकाश शर्मा का रंगीन छायाचित्र और चुनाव चिन्ह फसल काटता हुआ किसान छपा है। इसका अवैध पोस्टर लगा हुआ है जो विद्युत पोल की सुंदरता और दिखावट को खराब कर अपभ्रष्ट कर नुकसान पहुंचाता है। थाना प्रभारी तलेन के वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए तत्काल कार्रवाई की गई। आरोपी श्रवण हुकम सिंह पाटीदार के विरुद्ध अपराध क्रमांक 245/22, रामकृष्ण महोबे 246/22, सोनू शर्मा ओम प्रकाश शर्मा का पोस्टर लगाने वाले अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध
247/22 के तहत मध्य प्रदेश संपत्ति विरूपण निवारक अधिनियम की धारा 3 का पंजीबद्ध कर विवेचना में दिया गया। ये कल इलाका भ्रमण के दौरान चौकी इकलेरा क्षेत्र में एनपीबी द्वारा एक पत्र दिया गया था कि बिजली के खंभों पर अवैध रूप से प्रत्याशियों द्वारा अपने वोट लगाकर चुनाव प्रचार किया जा रहा है, जिस पर से थाना हल्ला पर अपराध क्रमांक 245-46-47 धारा 3 संपत्ति मध्य प्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम की कार्रवाई कर प्रत्याशियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है एवं लगे हुए पोस्टर एमपीबी के खंभों पर लगे हुए पोस्टर जब्त किए गए हैं, अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए गए। ब्यावरा नगर में सुठालिया रोड स्थित रविशंकर नगर वार्ड में 140 क्वार्टर अवैध देसी शराब बांटने वाला आरोपी गिरफ्तार। राजगढ़ जिले के ब्यावरा नगर में पुराना सुठालिया रोड स्थित रविशंकर नगर में देर रात को एक आरोपी द्वारा मोटरसाइकिल से वार्ड में अवैध देसी शराब बांटी जा रही थी। पुलिस ने मोटरसाइकिल से करीब 140 क्वार्टर देसी शराब जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। उक्त मामले में सिटी पुलिस थाना ब्यावरा ने रविशंकर नगर निवासी आरोपी नितिन शिवहरे को 34 आबकारी अधिनियम और धारा 144 के उल्लंघन करने पर 185 भारतीय दंड विधान के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया और एक मोटरसाइकिल से 140 क्वार्टर अवैध देसी शराब जब्त कर मामले की जांच शुरू की। मैडम आपके नहीं है, मैडम आपके भरोसा नहीं है, पुरानी सुठालिया रोड पर रविशंकर नगर में सूचना प्राप्त हुई थी कि वहां पर अवैध शराब का वितरण किया जा रहा है, जिस पर तत्कालीन पुलिस टीम के द्वारा पहुंचा जाकर वहां से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। एक मोटरसाइकिल के साथ में लगभग 140 क्वार्टर देशी शराब के जब्त किए गए। इसमें धारा 34 आबकारी अधिनियम और धारा 188 भारवी जो कि 144 दंड प्रक्रिया संहिता का उल्लंघन है, इसके अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया और जांच में लिया गया। विश्व योग दिवस पर हम सबको अभिवादन करते हैं, शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। आज विश्व योग दिवस है। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मैसूर में राजभवन पैलेस में खूब बड़ा देश वहां किया और विश्व भर के सभी लोगों को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व को योग का संदेश देने वाले विश्व वंद्य योग गुरु बाबा रामदेव जी। सारे संसार में सर्वाधिक कोई शब्द जाना जाता है तो वो योग है और ये भारत का सांस्कृतिक उद्घोष है और यही भारत का विश्व गुरु होना है। और विश्व वंद्य वनस्पति वैज्ञानिक आचार्य बालकृष्ण जी विश्व को स्वस्थ समृद्ध रहने के लिए संदेश दे रहे हैं। देश के लिए गौरव की बात है कि पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में योग महोत्सव को मना रहे हैं, योग कर रहे हैं। यह योग विधा हमारी ऋषियों की विधा है, हमारी पूर्वजों की विधा है। आज यहाँ सेवाधाम के इस प्रांगण में अंकित ग्राम में यह आयोजन हो रहा है। हमारे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इसमें शामिल हुए हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय!